प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रारंभ करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति वंश के इतिहास जानने के साधन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हर्षचरित। अपने भाइयों द्वारा हर्ष का वृत्त जानने के लिए बाण ने हर्षचरित लिखा था। बाण कहता है कि बाण के सबसे छोटे भाई श्यामल ने अपने अन्य भाइयों के कहने पर सर्वद्वीपभुज महाराजाधिराज हर्ष का वंशवृत्त सुनकर उन्हें पवित्र करने को उसने कहा था। यानी अपने छोटे भाई श्यामल के कहने पर उसने हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित जो लिखा गया है वह उच्छ्वास के रूप में लिखा गया है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और इन उच्छ्वासों को एक तरह से जैसे आप समझें आज चैप्टर के हिसाब से, अध्याय के हिसाब से लिखते हैं, वैसे उच्छ्वास शब्द प्रयोग किया जाता था। और इन्हीं में 8 उच्छ्वासों में हर्षचरित को बांटा गया और इसमें पूरे हर्ष के बारे में अच्छा विवरण उपलब्ध होता है। यह एक बहुत अच्छा विवरण है जो राजश्री की प्राप्ति के साथ समाप्त होता है। यह एक चरित ग्रंथ है और चरित ग्रंथ अपने वैसे ही लिखे गए हैं जब को राज्य लक्ष्मी की प्राप्त होती है वहीं पर बंद हो जाते हैं। तो इसमें भी राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन है वो मिल जाती है, उसके बाद ये वहाँ रोक दिया जाता है। दूसरे इतिहास जानने के साधन हैं अभिलेख। और हर्षवर्धन के 4 अभिलेख ज्ञात हैं, जिसमें 2 दान में दी जाने वाली भूमि को अंकित करने वाले ताम्रपत्रों के रूप में हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, और 2 मुहरों पर है। तिथि की दृष्टि से देखें तो हर्ष संख्या 22 यानी 628 ईस्वी के हैं। इनमें बांस खेड़ा का ताम्रफलक अभिलेख है जो सबसे पहला है, जो 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से मिला था। इससे ज्ञात होता है कि हर्ष ने अहिछत्र भुक्ति के अंगदीय विषय का मरकट सागर नामक गांव सब भारों से मुक्त कर भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों बालचंद्र और भट्ट स्वामी को दान दिया था। इसी तरह से दूसरे भी अभिलेख हैं जिनको समय के अनुसार हम चर्चा करेंगे। मधुबन ताम्र अभिलेख भी दानपरक है और यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मधुबन से मिला है और इसकी लगभग शब्दावली वही बांस खेड़ा की तरह से ही है। लगभग एक जैसा ही ये दिखाई पड़ता है। नालंदा और सोनीपत जो दिल्ली के पास पड़ता है हरियाणा में, यहाँ से मुहरें मिली हैं। इन मुहर अभिलेखों से कोई विशेष ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये मुद्राएं गोलाकार तांबे की हैं और फ्लीट का अनुमान था कि वह इन्हीं ताम्र फलकों के साथ लगी थीं जो अब तक प्राप्त नहीं हो सके। सोनीपत वाली जो मुहर है उस पर महाराजा श्री राज्यवर्धन से हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है,
जिसमें प्रत्येक राजा की रानी का नाम भी मिलता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजा और रानी दोनों का नाम मिलना, नारियों का सम्मान। तो यह भी इम्पॉर्टेंट अभिलेख के रूप में हमारे सामने आता है। हर्ष के समय बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का लेखक रविकीर्त द्वारा 633-34 ईस्वी शक संवत 556 का अहिहोड़ लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध के बारे में चर्चा होती है और उसमें दिखाता है कि हर्ष किस तरह से युद्ध में हार गया। ये बांसखेड़ा का अभिलेख है, इसमें हस्ताक्षर भी है जो आप देख रहे हैं। ये हर्ष का अभिलेख हर्ष संवत 22 का। अब इसके अलावा सामंत शशांक देव की मुद्रा भी है, मुद्रा का सांचा भी है जो सहस्राम से मिला है। चीनी यात्रियों के विवरण भी हैं जिनके द्वारा बहुत सारा इतिहास का ज्ञान होता है। स्वानचांग या ह्वेनसांग जिसे कहते हैं, उसे स्वानचांग भी कहते हैं। यात्रा विवरण उसका है, वह 20 वर्ष की अवस्था में बौद्ध भिक्षु हो गया था और गुरुओं और ग्रंथों की खोज में अपने जीवन के 26 वर्ष अर्थात 629 ईस्वी में पश्चिम के देशों की ओर चल पड़ा और वह भारत पहुंचा। यहाँ लगभग वह 16 वर्षों तक घूमने के बाद 645 ईस्वी में चीन लौटा और चीनी सम्राट ताइसुंग ने उसका स्वागत किया था। मानते हैं कि उसने झुक करके स्वागत किया अपने इस यात्री का। इसने बहुत अच्छे से विवरण दिया है। यह कहता है ये ब्राह्मणों का देश है और लौट करके 648 ईस्वी में उसने चीनी भाषा में अपनी यात्राओं का विवरण तैयार किया जो अपने संक्षिप्त नाम सीयूकी के नाम से जाना जाता है। यानी ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयूकी के नाम से जाना जाता है। दूसरा यह है कि यह भारत आया तो इसका मूल उद्देश्य बौद्ध तीर्थों की यात्रा और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। इसी उद्देश्य से ये भारत आया था और उसका विशेष ध्यान इन्हीं चीज़ों पर था। ह्वेनसांग के कागज पत्रों के आधार पर उसके शिष्य हुइली ने उसकी जीवनी लिखी और जीवनी में ह्वेनसांग के या स्वानचांग के भारत आने से पहले और यहाँ से लौट जाने के बाद के जीवन की भी बातों का उल्लेख किया है। उसने अनेक बातें ऐसी दी हैं जो उसके यात्रा विवरण में नहीं है, अर्थात सीयूकी में नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दें, सीयूकी और जीवनी जो लिखी गई, तो ये एक दूसरे के पूरक नज़र आते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से, संभवतः स्वानचांग की प्रेरणा से ही 643 ईस्वी में ली ई प्याओ नामक एक राजदूत चीनी सम्राट की ओर से हर्ष के दरबार में भेजा गया था और उसके साथ वैंग हान से नामक एक चीनी अधिकारी भी आया था और कहते हैं वैंग हान से 3 बार आया था यहाँ भारत। यद्यपि उसके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इतना तो है कि वह आया और
यहाँ इम्पॉर्टेंट देश समझा और भारत की समृद्धि को, भारत के सांस्कृतिक उपलब्धियों को, और इसलिए यहाँ पे आया था। हर्ष, जिसे शीलादित्य भी कहते हैं, के बारे में लिखने वाला सबसे पहला प्रमुख चीनी यात्री है इत सिंह। इत सिंह लगभग 671 ईस्वी में चीन से चलकर समुद्री मार्ग से होता हुआ वो भारत आया और फिर इसके बाद चीन लौट गया 705 में। किंतु स्वानचांग की तरह ही भारत आने का उसका उद्देश्य भी बौद्ध तीर्थों की यात्रा करना था, बौद्ध साहित्य का संग्रह करना था। राजनीतिक बातों के संबंध में इत सिंह से भी कोई प्रमुख जानकारी नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी वह आया था तो बहुत सारी चीज़ें उभर के आ जाती हैं। उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। ये हर्ष की वृत्ति मुद्रा है जो नालंदा से प्राप्त हुई थी, और दूसरा महासामंत शशांक देव की मुद्रा का पत्थर का सांचा है जो सहस्राम से प्राप्त हुआ है, उसका चित्र है। ये महाराजा हर्ष के ब्राह्मी लिपि में हस्ताक्षर हैं। स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य लिखा गया है। ये ब्राह्मी लिपि में है और ब्राह्मी लिपि हमारी पहले की लिपि मानी गई है। पुष्यभूति वंश के बारे में जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो बाण ने पुष्यभूति से कहा, जिसने थानेश्वर, जो आजकल अम्बाला जिले में है, थानेश्वर कहते हैं, कि आसपास के प्रदेशों पर अधिकार किया। बाण भट्ट बताता है कि वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। दक्षिण देश के भैरवाचार्य नामक एक शैव सन्यासी से बहुत प्रभावित था। पुष्यभूति के बाद जो हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं, पुष्यभूति के बहुत तिथि के बारे में ज्ञान नहीं है, पहले ये ध्यान रखें। उसे हर्षचैत की ओर राजा और भूपाल कहता है, जो उस समय शायद सामंत पद का ही द्योतक है। ये भूपाल और राजा शब्द यानी किसी का सामंत था पुष्यभूति। हर्षवर्धन के अभिलेखों में भी कोई चर्चा नहीं मिलती। उसमें सबसे पहले नरवर्धन को ही शासक कहा गया है, किंतु यह ज्ञात नहीं है कि पुष्यभूति से नरवर्धन का क्या संबंध है, और न यह पता चलता है कि वो किस पीढ़ी में उसके बाद आया था, यह भी ज्ञात नहीं होता है। नरवर्धन की रानी वज्रिणी देवी थी और उससे फिर राज्यवर्धन का जन्म होता है, जिसे राज्यवर्धन हम प्रथम भी कहते हैं। राज्यवर्धन का अप्सरा देवी से विवाह होता है और उससे आदित्यवर्धन का जन्म होता है। आदित्यवर्धन का विवाह महासेन गुप्ता नामक किसी गुप्त वंशी राजकुमारी से होता है। असंभव नहीं है कि इस संबंध में उसकी राजनीतिक सत्ता का विकास भी हुआ हो। आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता का पुत्र प्रभाकर वर्धन हुआ, जो अपने वंश का सबसे पहला सम्राट कहा जा सकता है। यह बहुत प्रखर सम्राट हुआ, सबसे पहला स्वतंत्र सम्राट हुआ, इसमें संदेह नहीं। इसकी रानी यशोमती थी और यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्र थे राज्यवर्धन, जिसे राज्यवर्धन द्वितीय कहते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा नरवर्धन का बेटा राज्यवर्धन था, और उसके 2-3 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में फिर राज्यवर्धन नाम दे दिया जाता है, तो ये राज्यवर्धन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 संतानें हुई। बाणभट्ट ने पुष्यभूतियों और मौखरियों की तुलना चंद्र और सूर्य से की है।
किंतु पुष्यभूति वंश को क्षत्रिय मान लेना ठीक नहीं लगता। उसके वैश्य होने का प्रमाण सीयुकी और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। कहीं भी उन्हें अन्यत्र क्षत्रिय नहीं कहा गया है। जो भी है, हम इसको कहते हैं कि जिस तरह से इसके संबंध हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। फीसे एक विद्वान हैं को वैश्य राजपुत्रों से ये जुड़ते हुए नजर आते हैं। पुष्यभूतियों को क्षत्रिय ठहराते हैं। राजश्री और ग्रहवर्मा का विवाह हुआ था। हर्ष की पुत्री का बल्लभी के राजा से विवाह हुआ था। ये निश्चित रूप से सिद्ध नहीं करता कि हर्ष और उसके पूर्वज क्षत्रिय ही थे। ये विवाह प्राचीन काल में अनुलोम प्रतिलोम दोनों होते थे, तो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये क्षत्रिय थे कि वैश्य थे। कुछ लोग इन्हें वैश्य के रूप में ज़्यादा जानते हैं। जो भी हो, अब बात करते हैं आगे। देखें, ये मैप है, आप ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। ऊपर कश्मीर की स्थिति आप देख सकते हैं, नीचे गुजरात के पास मालवा की स्थिति, इधर पूरब में कामरूप है और बीच का पूरा क्षेत्र इनके अधिकार में दिखाई देता है। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, लगभग 640 ईस्वी के लगभग। अब थानेश्वर के राज्य के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, अभी पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन 3 की चर्चा हम लोगों ने की। आदित्यवर्धन के बारे में भी जाना। अब यहाँ प्रभाकर वर्धन से हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये सबसे पहला सम्राट दिखाई देता है। इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। इसको हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अगला वीडियो, जिससे इसके बारे में पूरा डिटेल आपके पास आ सके। थैंक यू।